दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। इस सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है, वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। आज समय पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने का श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को बड़ी सौगात दी है। अब दिल्ली को जाम से मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने ऐसे टनल का उद्घाटन किया है जो दिल्ली के दिल से गुजरने वाली भीड़ को राहत देगा और इस टनल में कई अंडरपास भी बनाए गए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान के नीचे इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, प्रगति मैदान के नीचे से गुजरने वाली इसी टनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और दिल्ली वालों को बहुत बड़ी सौगात दे दी। ये टनल उस जगह से गुजरती है जहां पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता था, जिसके ऊपर से ट्रेनें गुजरती हैं। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। पीएम मोदी ने टनल का फीता काटने के बाद खुली गाड़ी से जायजा लिया, टनल से जुड़ने वाले सभी अंडरपास को देखा। दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी की गई है। सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार किया गया है। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस टनल को बनाना आसान नहीं था। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। किसी भी राज्य में जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उसे तैयार करती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को सिर्फ केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मदद देने से मना कर दिया था। केजरीवाल सरकार के सहयोग के बिना ही इस टनल को बनाया गया। लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। सुरंग की लंबाई 1.6 किलोमीटर है। इसमें 6 अंडरपास मिलते हैं। 4 अंडरपास मथुरा रोड पर, 1 अंडरपास भौरव मार्ग पर और 1 रिंग रोड पर है। दिल्ली की यह पहली सुरंग है जो दिल्ली वासियों को जाम से निजात दिलाएगी। इससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से इंडिया गेट और अन्य क्षेत्रों की यात्रा करने वालों को अब मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिक, मैं इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जिस जीवटता के साथ, परिश्रम के साथ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में और एक
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। तो इस टनल की वजह से 30 मिनट का सफर 5 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जिन सड़कों के आसपास ये कॉरिडोर बना है वे सड़कें दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कें हैं और इस टनल के खुल जाने से मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट जाने वाले लोगों की राह आसान हो जाएगी और 6 लेन की प्रगति मैदान टनल खुलने से रिंग रोड व इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री होगी। दिल्ली में टनल से टेंशन खत्म। टनल जो है ये आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट के ठीक पास में है और इस टनल की खूबसूरती है वो देखा जा सकता है। 30 मिनट का सफर 5 मिनट में। मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट जाने वालों के लिए सौगात है। इस टनल के पास कार पार्किंग की भी बड़ी व्यवस्था की गई है जो पहले नहीं थी। ठीक सामने आप जो देख रहे हैं वहां पे अंडरपास के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पार्किंग बनाया गया है जहां पर तकरीबन 4800 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। एक यहाँ पर ट्रैफिक के साथ साथ जो एक समस्या आती थी जिस तरह से बकायदा यहाँ पे देखने को मिलता था कि गाड़ियों को पार्किंग को लेकर, तो यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। नोएडा से आईटीओ होकर गुजरने वाले लोगों के लिए पहले घंटों तक ट्रैफिक में रहना पड़ता था। गर्मी के दिनों में ट्रैफिक की वजह से स्थिति खराब हो जाती थी। और इसके साथ साथ जिस तरह से अगर आईटीओ की बात करें तो आईटीओ पे रोजाना तकरीबन 3.25 लाख गाड़ियां रोजाना वहां से क्रॉस करती है, जिसकी वजह से चाहे आप आईटीओ से होते हुए अगर आप नोएडा जाना चाह रहे हो, गाजियाबाद जाना चाह रहे हो या दूसरी तरफ अगर लाजपत नगर से होते हुए अगर आप फरीदाबाद जाना चाहते हो या कहीं और उस साउथ दिल्ली के रेंज में जाना चाहते हो तो अक्सर आपको ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता था। घंटों आपको आईटीओ के आसपास ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया। 923 करोड़ की लागत से इस टनल को तैयार किया गया है। इसके बनाने के पीछे इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली के अन्य पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने का मकसद था क्योंकि इसी रास्ते पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या थी। टनल की जो खूबसूरती के साथ साथ काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और कई बार देखा जाता है कि बरसात के समय में टनल में पानी जमा हो जाता है, वो यहाँ नहीं होगा। इसके साथ साथ जो इसकी खूबसूरती के साथ साथ काफी जो एक कहा जा सकता है मॉडर्न तरीके से इसको विकसित किया गया है। कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा सकती है। इस टनल के बन जाने से न सिर्फ ट्रैफिक कम हुआ है बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। हवा में 13,000 टन खतरनाक गैस कम होगी, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की वजह से भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। आप सवाल कर सकते हैं कि 13,000 टन खतरनाक गैस कहां से आती है। इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों को समझना होगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सिग्नल पर हर घंटे लाखों कारें गुजरती हैं। भैरव मार्ग रिंग रोड सिग्नल पर 1,89,081 कारें, भैरव मार्ग मथुरा रोड सिग्नल पर 1,55,158, मथुरा रोड शेरशाह रोड सिग्नल पर 1,38,640, मथुरा रोड भगवान दास रोड सिग्नल पर 94,991 कारें, मथुरा रोड एसबी मार्ग सिग्नल पर 60,679 कारें, मथुरा रोड पुराना किला सिग्नल पर हर घंटे 93,560 कारें गुजरती हैं। सुबह के वक्त कारों के गुजरने की संख्या कम होती है लेकिन शाम को भीड़ बढ़ जाती है। आईटीओ डब्ल्यू पॉइंट से हर रोज करीब 3.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं और ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण पैदा करती थी। मथुरा रोड पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, इसलिए मथुरा रोड पर 4 अंडरपास बनाए गए हैं। पहला डीपीएस जो मथुरा रोड से नजदीक है, दूसरा काकानगर सुंदरनगर टी पॉइंट पर, तीसरा पुराना किला रोड टी पॉइंट पर, चौथा भगवान दास रोड टी पॉइंट पर। अंडरपास तैयार किए गए हैं जो भारी ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। रिंग रोड पर भी 2 अंडरपास हैं। पहला रिंग रोड अंडरपास, दूसरा रिंग रोड को भैरव मार्ग से जोड़ेगा। अभी काम पूरा नहीं है, जल्द ही चालू होगा। टनल के अंदर 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं
जिससे निगरानी की जाएगी। टनल के अंदर आग से बचाने की भी व्यवस्था की गई है। टनल के अंदर गाड़ी खराब होने पर मदद मिलेगी। हर वक्त एक क्रेन टनल के अंदर मौजूद रहेगी। एक हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप कमांड रूम से मदद मांग सकते हैं। जर्मनी निर्मित 28 एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं जो टनल के अंदर तापमान को नियंत्रित करेंगे। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2019 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2022 में समय लगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही मुसलमानों पर अत्याचार करने की तोहमत भी सरकार पर जड़ी है। 91 साल की उम्र में भी आप कौम के लिए हर मसले पर असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक मुद्दे उठाते रहे हैं। ये सफर लगातार जारी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये दुनिया है, यहाँ सारे इंसान अल्लाह की मखलूक हैं। उन्हें अल्लाह ने सबको पैदा किया है और हमें आपको यानी ये मैसेज भी है कि सब इंसान आपस में भाई है। अकीदे के एतबार से, उसके एतबार से वो अलग बात है। जो आदमी के बहरहाल जो अकीदा या उसका मजहबी मामला है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ तक इंसानियत का ताल्लुक़ है, इंसान सब हैं और इन सारे इंसानों को बहरहाल एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ये अल्लाह का भी हुक्म है। लेकिन आज के इस दौर में जब से बीजेपी सरकार आई है तो इसमें हिंदू मुस्लिम नफरत पाई जाती है। इन्होंने बीजेपी के लोगों ने चूँकि नफरत पैदा करके हमारे देश में लोगों के दिलों को जोड़ने की बजाय तोड़ दिया है। आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ बहुत जुल्म हुए हैं और जो जुल्म हुए हैं वो जनता ने भी देखे हैं और लोगों ने भी देखे हैं। और अगर ईडी की भी बात की जाए तो उनके साथ भी कई इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जुल्म अगर बदला लेना है तो जुल्म ही उसका एक सल्यूशन है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, वो आजम खान का पर्सनल मामला है और उसमें कोई मैं ज़ाती तौर पर कोई बहरहाल उसमें कोई मैं वो मदाखलत नहीं करना चाहता। ठीक है, उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनके साथ भी, और आज अब वो बाहर आ गए हैं, लेकिन अब इतने मुकदमात हैं कि ये कहाँ तक उसको झेलेंगे, समझ गए ना। लेकिन वो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट भी किया जाता है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनके कहने पे थोड़ी हम अपने तौर पर कह रहे हैं ये बात, ये कि मुसलमानों को तो टारगेट किया ही जा रहा है। सारे मुसलमानों के साथ हमेशा इस देश में जुल्म हो रहा है जब से। आज की सियासत कौमों पर आकर क्यों रुक गई है? देश में जो सांप्रदायिक तनाव चल रहा है उससे लोग भी परेशान हैं। अगर हम पहले की बात करें तो इतना तनाव देखने को नहीं मिलता था, सियासत यहाँ पर नहीं आके रुकती थी, पर आपको लगता है सियासत अब यहाँ के रुक गई? ये बीजेपी की सियासत जो है, ये चूँकि इनका मंशा हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करना या इस तरीके से मुसलमानों को साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। भाई इंसाफ करो। हमारी मांग यही है कि इंसान सब बराबर हैं। इंसान किसी से गलती होती है उसके खिलाफ अदालतें इसलिए मुल्क के अंदर बनाई गई हैं कि जो जिसकी गलती है उसको सजा दी जाए। मुसलमान की गलती है मुसलमान को दो, हिंदू की गलती है हिंदू को दो, सिख की गलती है तो सिख को दो, या जाटव की गलती है तो जाटव को दो। अब ये मतलब थोड़ा ही कि गलती किसी की है और सज़ा औरों को दे रहे हैं। आप देखिए, अभी अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए कि ये बिल्कुल नई चीज़, ये अग्निपथ का जो मामला है, अब ये कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन कितने मुल्क के हालात ख़राब है। अब इसमें ये जो है क्या नाम है चीफ मिनिस्टर यूपी,
अब इसमें क्या क्या कहें, क्या अमल करेंगे, क्या करेंगे इसमें? लेकिन पार्टी की तरफ से तो ये रुख दिया जा रहा है कि रोजगार के लिए एक पहल हो रही है, जो बेरोजगारी पे सवाल उठ रहे थे उसके लिए एक ब्रेक है। अब ये तो वही जो बेरोजगार हैं लाखों, यानी मतलब ये नौजवान जो डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, और रोजगार भी ये रोजगार थोड़े। अभी आप देखिए कि आपने 6 महीने उनकी ट्रेनिंग करके और 3.5 महीने में छुट्टी कर दी, तो उनको रोजगार कहाँ मिला? और आपको बता दें कि उत्तराखंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं और सीएम योगी ने जनता दरबार भी लगाया, लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। इस दौरान सीएम योगी ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो ये गोरखपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोगों की समस्याएं हैं उसका निस्तारण कैसे किया जाए और कितनी जल्दी किया जाए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर, अपनी अपनी समस्याएं लेकर, और एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ सभी की समस्याओं को देख रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को बताया गया है और फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार। उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा सिर्फ नेम प्लेट और कागजों तक सिमट कर रह गया है। लेकिन ऐसे ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जब राज्य के युवा बोलचाल में संस्कृत को शामिल करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। संस्कृत में बातचीत और पढ़ाई करवाने के टिप्स ले रहे ये हैं प्रदेश के वो युवा जो संस्कृत प्रेमी हैं। आज के वक्त में जब अंग्रेजी को प्राथमिकता के तौर पर देखा जाता है, ऐसे में कुछ युवा प्रदेश भर में संस्कृत को पढ़ाने और बोलचाल में कैसे लाया जाए इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। संस्कृत भारती की तरफ से ये 12 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम देहरादून में चलाया जा रहा है, जिसमें संस्कृत को समान रूप में बोलचाल में इस्तेमाल करने के टिप्स दिए जा रहे हैं। यहाँ से जो शिक्षक लोग यहाँ पे अभी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, ये आगे जाकर के गाँव में या अपने नगर में जाकर के वहाँ के आसपास के बच्चों को, बस्तियों में जाकर के लोगों को संस्कृत बोलना सिखाएंगे। जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था, संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए था, आज हमारे संस्कृत विद्यालय भी जो चल रहे हैं उसमें भी बहुत कमी नज़र आ रही है। इसको ठीक करने की कोशिश होगी, हमारी सरकार लगातार इसमें काम कर रही है। संस्कृत की ट्रेनिंग ले रहे लोगों का मानना है कि संस्कृत पर काम उस स्तर के नहीं हो पाए हैं और इसे खत्म होने से बचाने के लिए जरूरी है कि नई पीढ़ी को संस्कृत का मूल ज्ञान दिया जाए। संस्कृत भाषा अस्माकं विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी अपि अस्ति और अस्माकं वेद पुराण ग्रंथा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अन्यः धार्मिक ग्रंथाः अपि संस्कृत भाषायामेव लिखिताः सन्ति। संस्कृत भाषा को लेकर लाख दावे और वादे होते रहते हैं, लेकिन असल सच ये भी है कि संस्कृत भाषा के लिए सामान्य जिंदगी में कहीं स्कोप दिखता नहीं। लेकिन फिर भी संस्कृत को बोलचाल में शामिल करने की युवाओं की ये कोशिश जरूर तारीफ के काबिल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ये वाला मुश्किल लगता है तो आसान आसन से शुरू कीजिए। विश्व योग दिवस मनाइए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ 21 जून दिन भर।